हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4 जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन का है वो डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग लास्ट जो 15 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इस जो सीबीएसई के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसके 45 क्वेश्चन मैं 3 पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। वो पार्ट जरूर देख लीजिए, बिकॉज आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि सीबीएसई किस लेवल तक के क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है। बिकॉज इन डेप्थ एनालिसिस किया है मैंने उन क्वेश्चंस का और बहुत ही इजी वे में आपको समझाया, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे मैं साथ में लेके आऊंगा, आपका एग्जाम आने वाला है। तो पहले हम इस पार्ट को खत्म कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि इस प्रैक्टिस पेपर का 46th क्वेश्चन है। नाउ, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकता है किसी भी कंट्री के लोगों के लिए। ऑप्शन ए, बाय ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट्स टू बाय। ऑप्शन बी, बाय इंक्रीजिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ऑप्शन सी, बाय इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। ऑप्शन डी, बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो बेसिकली आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अब अगर हमें किसी और कंट्री से कोई भी चीप प्रोडक्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली हम उस चीप प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद डेफिनेटली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लो सपोज किसी फॉरेन कंट्री से कोई सामान मिल रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि हम फॉरेन कंट्री से सामान परचेज करेंगे। बिकॉज जो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड का जो सारा कंसेप्ट है ना, वो स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है। अगर किसी कंट्री के पास किसी प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन है तो ऑब्वियस ही बात है ना, वहां से वो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजनिंग है। नाउ, असर्शन इज डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी इन 1991 रिजल्टेड इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले तो डिवैल्यूएशन है क्या? डिवैल्यूएशन का मतलब है कि सरकार जो डेलिबरेटली अपने रूपी का वैल्यू क्या कर रही है, कम कर रही है। जैसे $1 मान लो सपोज पहले चल रहा था 60 रुपए का, अब सरकार ने $1 का वैल्यू कर दिया 70 रुपए का। सरकार ने खुद किया, डेलिबरेटली किया। तो इससे क्या होगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जितने ज्यादा डिवैल्यूएशन होगा उतना हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे और एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो डेफिनेट सी बात है हमारी कंट्री के पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अब रीजन देखते हैं। नाउ, डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी वाज अ स्टेप टू गेट टेकन टू गेट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो डिवैल्यूएशन इसलिए की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए। तो देखिए, अगर डिवैल्यूएशन के लॉजिक की बात करें तो डिवैल्यूएशन उस टाइम पे इसलिए किया गया था बिकॉज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे और हम अपने जो एक्सपोर्ट्स थे उनको इंक्रीज करना चाहते थे, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सके। तो रीजन सही नहीं है, असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो मेनली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So, फिर से एक assertion reasoning based question है। Assertion is, according to the government of India, the disinvestment of public sector enterprises has brought accountability and professionalism to them। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, उनमें अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म आ रहा है। बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद जब प्राइवेट सेक्टर उसको परचेज करेगा किसी भी पीएससी को, तो ऑब्वियसली बात है ना, वो अकाउंटेबल होंगे और प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे बिकॉज उनका मेजर मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट को गेन करना होगा। इसका रीजन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ये भी बात बिल्कुल सही है, ताकि सरकार का जो लॉस है वो ज्यादा ना हो और वो मॉडर्नाइज कर सके इन सारी की सारी कंपनीज को। इसलिए जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट किया जा रहा है। रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। बिकॉज मेजर मोटिव अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म, जो सोशल डेड वेट हो चुके हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनको खत्म करना है और साथ ही साथ सरकार के लिए क्या है, इनकम अर्न करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मान सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा होता है बाद में कैपिटल रिसिप्ट बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ, ये जो है हमारा केस स्टडी है, 49 to 54 क्वेश्चन है। हमें इस तरह का टेबल दिया होगा। अगर हम सीबीएसई के सैंपल पेपर का स्टडी करें, जो सैंपल प्रैक्टिस सैंपल पेपर आया था पहले, उसमें भी गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग एक केस स्टडी थी और जो अब प्रैक्टिस पेपर आया उसमें भी गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग केस स्टडी है। तो हमें इन जो बजट चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ, बजट से एक क्वेश्चन आ जाए, पूरा का पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।
तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 49th क्वेश्चन से। तो हमारा 49th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट। हमें ये कंटेंट दिया हुआ है और रुपीस दिए हुए हैं इन करोड़, हमें बताना है रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। पहली बात, अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट का पता लगाना है तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सीधा सीधा हमें दिया हुआ है। अब रेवेन्यू रिसीट देखने हैं। रेवेन्यू रिसीट ऐसा हमें सीधी सीधी नहीं दी हुई, बट हमें पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके पार्ट होते हैं एक तो टैक्स रिसीट और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसीट। तो टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट को अगर मैं ऐड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 50 प्लस 15, तो 100 माइनस 65, द आंसर विल बी 35 रुपीज 35, जो भी करोड़ में होगा, 1000 में होगा, वट एवर जो फिगर होगी। हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली हमें देखना क्या है कि फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले में जो जो आइटम्स आ सकती है हमारी, वो सारी चीजों का ध्यान देना है। क्या पता सीबीएसई आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ पॉइंट्स दे दे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, उसके बाद सैलरी का पेमेंट हो गया, सब्सिडी का पेमेंट हो गया, देन ग्रांट्स टू स्टेट्स हो गई, डिफेंस के कुछ परचेज हो गए, तो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आ जाता है। तो वो सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम किस हेड के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फिस्कल डेफिसिट। सिंपल सी बात है, अगर आपको फिस्कल डेफिसिट का पता लगाना है तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होती है, बोरिंग्स के बराबर होती है। अब इसमें देखते हैं कि बोरिंग दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ। थर्ड पॉइंट जो हमारा नेट बोरिंग्स 38, तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ व्हाट विल बी द प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास आएगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया कि फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, नेट बोरिंग्स के, तो 38। अब माइनस करेंगे उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, वो कितना है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज 27। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 11। आंसर इज रुपीज 11 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यू देखना है, ऑप्शन ए रिटर्न ऑन एसेट्स, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटीज, ऑप्शन सी सर्विस टैक्स एंड ऑप्शन डी कस्टम्स। तो ये तीनों के तीनों हैं जो वो टैक्सेबल है। आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए रिटर्न ऑन एसेट्स। मतलब सरकार ने किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उस एसेट से सरकार को रिटर्न आ रहा है। जैसे सरकार ने रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया है तो रेलवे से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम आ रही है, या फिर एसबीआई में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कोई भी एसेट जब गवर्नमेंट ने खरीदी है उससे हमें कोई भी रिटर्न आ रहा है, किसी भी तरह का रिटर्न आ रहा है, वो इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो डिविडेंड भी हो सकता है, वो सारे के सारे किसका पार्ट बन जाएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ये फॉर्मूला वैसे मैं आपको बता चुका हूं, द फॉर्मूला इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये वाला फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट का। अगला क्वेश्चन 54th क्वेश्चन देखते हैं, now which of the following is most likely to be the main contributor of the fiscal deficit in this case। तो फिस्कल डेफिसिट का बेसिकली मेन कंट्रीब्यूटर क्या है, ऑप्शंस देखते हैं, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी हाई कैपिटल रिसीट्स, ऑप्शन सी लो इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन डी हाई टैक्स रेवेन्यू। तो बेसिकली जब खर्चा ज्यादा होगा तभी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा। हमारा आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा डेफिसिट बढ़ेगा, बिकॉज अगर खर्चा जो है वो हमारा इनकम से ज्यादा हो गया तो सरकार को क्या होगा, बजटरी डेफिसिट्स होंगे, और वो डेफिसिट या तो फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है। अगर हम रेवेन्यू आइटम्स की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, अगर हम ओवरऑल डेफिसिट की बात करें तो हमारा क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट। आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बहुत ही इजी केस स्टडी थी ये, आपको एक तो आपका टाइम सेव कर सकती है अगर ऐसी केस स्टडी आ गई, और मोर ओवर आपके बहुत ही आसान से क्वेश्चन जो है वो इस केस स्टडी में आ रहे हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक केस स्टडी आया हुआ है। मैं पहले आपको डिटेल में केस स्टडी समझाऊंगा एंड देन उसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब केस स्टडी है क्या, so access to adequate and timely credit at affordable rates is critical for the rural people to alleviate high cost debt and invest in livelihood opportunities। तो आपको पता ही कि अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट पर्पस के लिए उनको रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, और रूरल क्रेडिट के लिए
उनको काफी ज्यादा हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। नाउ डिस्पाइट द गवर्नमेंट of India's best efforts, financial inclusion of the rural poor has been beset with multiple challenges. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ट्राई कर रही है थ्रू जन धन योजना, आधार, मोबाइल, दैट इज जैम ट्रिनिटी, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके रूरल पुअर का, और रूरल पुअर को भी सस्ते रेट पे क्रेडिट मिल सके, बट फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या है? जैसे लैक ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ह्यूमन रिसोर्स जो है रूरल एरिया में कम है, देन अनप्लान्ड एक्सपेंशन लीडिंग टू अनवायबल बैंक ब्रांचेस and low level of financial literacy among the rural population have been some of the key challenges. So basically क्या है कि जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और ह्यूमन रिसोर्स है रूरल एरिया में अनप्लैंड है, इतने ज्यादा बेटर नहीं है, और उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो काफी कम है। मतलब उनको इतनी समझ नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं है, ये सारी नॉलेज उनमें कमी है। नाउ द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज who often had no formal credit history. Formal का मतलब बैंक के थ्रू कोई भी लोन लेना, और ability to provide collateral. Collateral का मतलब है कि आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी लोन लेने के लिए, have often been worst affected. तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, बिकॉज इनको पता है कि ये फॉर्मल क्रेडिट जैसे बैंक के थ्रू लोन्स नहीं ले सकते, so they had to restore to money lenders, और उन्हें मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता है। और मनी लेंडर क्या करते हैं? काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे, और उनको एक टॉक्सिक डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं। अब समझो इसका मतलब क्या है। ये ऐसा नहीं करते, जैसे अगर मान लो सपोज किसी ने बैंक से लोन लेना है, तो बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा ज्यादा से ज्यादा 10% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है, ज्यादा से ज्यादा। बट अगर वो मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, तो मनी लेंडर क्या कहेगा? 10% इंटरेस्ट तो पे करना है, बट वो इंटरेस्ट क्या बना देगा? पर मंथ बना देगा। तो पर मंथ में ऑब्वियस है, अगर 1 लाख रुपए का किसी ने लोन लिया, अगर बैंक से ले रहा है तो 10,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। बट अगर मनी लेंडर से वही लोन ले रहे हैं, तो मनी लेंडर का जो इंटरेस्ट है वो 1 महीने का ही 10,000 रुपए बन जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर 1 साल का 1,20,000, अगर हम कंपाउंड ना भी करें, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करें, तो एक किस्म से ना डेट ट्रैप में फंस जाते थे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं। नाउ इन कंटेक्स्ट द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीनिएज प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक का एक प्रोग्राम है, वो फॉर्मलाइज किया नाबार्ड ने 1995 में, और उसने एक सिंथेसाइज किया फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? कि बैंक के थ्रू क्रेडिट जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि जो भी अनबैंक्ड पुअर है, जिनको बैंक की सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी, उनको ये सर्विसेज मिल जाए। और साथ ही साथ ना एक कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म बनाया गया, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया एट ब्रांचेस इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दे रहे हैं ताकि वो फर्दर लोन प्रोवाइड कर दे रूरल एरिया को, उनको एक चीज समझाई जा रही है कि ये टाइमली रीपेमेंट हो जाए लोन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, कि अगर बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोन दे रहे हैं, रूरल क्रेडिट दे रहे हैं किसी भी बंदे को, तो वो वापस भी बैंक को पेमेंट करे। द नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद आउटस्टैंडिंग बैंक लोन स्टैंड्स एट नियरली 5 मिलियन टुडे। तो 50 लाख के करीब अभी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा हुआ है, इंप्लाइंग दैट प्रोग्राम हैज ब्रॉट फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज टू ओवर 50 मिलियन वुमेन। तो पर्टिकुलरली वुमेन को टारगेट किया जा रहा है लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए। अब ये पूरा का पूरा केस स्टडी था, आप समझ गए किसकी है कि रूरल एरिया में किस तरह से जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो मुश्किल से मिलती है, और जिसकी वजह से मनी लेंडर के ट्रैप में फंस जाते हैं। और बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक ग्रुप बना लिया, एक नेक्सस बना लिया, ताकि ऐसे लोगों को हेल्प किया जा सके। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा 55th क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर एक्सेस टू चीप फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट टू द रूरल पुअर। तो रूरल पुअर को सस्ता जो क्रेडिट है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, वो प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है? ऑप्शन ए, टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स। ऑप्शन सी, to protect them from predatory lending and debt trap, and option D, to promote collectivization and organization among them। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हमने अभी भी पढ़ा कि किस तरह से वो मनी लेंडर्स के टॉक्सिक डेट ट्रैप में फंस जाते थे, और मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि मंथली बेसिस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है चार्ज कर देते, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हैवी होता था। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीप फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है वो रूरल पुअर को प्रोवाइड करना जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं। Now, which of the following is a crucial area of improvement for rural banking? तो रूरल बैंकिंग में कौन सा क्रूशियल एरिया है इंप्रूवमेंट करने के लिए? ऑप्शन ए, रिस्क प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। देन ऑप्शन बी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज। ऑप्शन सी, अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। एंड ऑप्शन डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के लिए ये सारा जो कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक क्या करती है, डिपॉजिटर का पैसा ही फर्दर यूज करती है किस चीज के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए। और जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा डिपॉजिट बैंक में आएगा तो वो उतना ज्यादा डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकती है बैंक रूरल एरियाज में, तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ असर्शन और रीजनिंग देखते हैं। असर्शन इज माइक्रो क्रेडिट कैन हेल्प एम्पावर वुमेन एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो केस स्टडी पढ़ा था उसमें तकरीबन 50 मिलियन वुमेन को बेनिफिट मिला था। देन रीजन देखते हैं। माइक्रो क्रेडिट इन्वॉल्व स्मॉल लोन्स प्रोवाइडेड एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट दैट कैन हेल्प पीपल स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स। बिल्कुल सही बात है। माइक्रो क्रेडिट छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि फ्री फंड में पैसा प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग अपना खुद का वेंचर, अपना खुद का काम स्टार्ट कर सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तभी बनेगी जो खुद का वो काम कर रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now this program would be successful if it can support a large number of people. What would be the number of beneficiary depend on? अब ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट इसका ले सके। एंड हमें नंबर ऑफ बेनिफिशरीज किस चीज पे डिपेंड करते हैं हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन ए, कम्युनिटी सपोर्ट अमंग देम। ऑप्शन बी, देयर लेवल ऑफ एवरेज इनकम। ऑप्शन सी, देयर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड ऑप्शन डी, अ कल्चर ऑफ सेविंग मनी। आंसर इसका क्या है, देयर लेवल ऑफ एवरेज इनकम। उनके एवरेज इनकम के हिसाब से उनको सपोर्ट देना चाहिए। जिनका इनकम कम है उनको ज्यादा सपोर्ट दो, जिनका इनकम अच्छा है उनको ज्यादा सपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं। उनको बेसिक जो भी एक्स्ट्रा चीज के लिए सपोर्ट चाहिए प्रोवाइड करो। अगर ज्यादा सपोर्ट किसी को देना है तो इनकम लेवल के हिसाब से ही प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। Now, what could be the main reason for the institutionalization of community-based repayment mechanism? तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की क्या रिक्वायरमेंट थी? फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन ए, रूरल पीपल शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन द बैंक्स डे टू डे फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ रीपेमेंट रेट इज लो बैंक्स वुड बी रिलक्टेंट टू सैंक्शन फ्रेश लोन्स। देन ऑप्शन सी, हाई नंबर ऑफ डिफॉल्ट लोन्स आर अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बजट। एंड ऑप्शन डी, रूरल पीपल डेलिबरेटली रिफ्यूज टू पे बैक लोन टू द बैंक। अगर हम उस केस स्टडी के अकॉर्डिंगली देखें तो कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म, रीपेमेंट से हमें पता लग रहा है कि ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज जितना कम रीपेमेंट लोन होगा बैंक उतना ही कम फ्रेश लोन सैंक्शन करेंगे, क्योंकि बैंक नहीं चाहता कि जो उनका एनपीए है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो ज्यादा बढ़े। बिकॉज उससे उनकी जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं। और एनपीए का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी ने लोन लिया और 90 दिन तक उसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो उसको उस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में वो डाल देते हैं। तो बैंक रिलक्टेंट होते हैं कि जितना उनके पास जो रीपेमेंट होगा कम होगा, उतने ज्यादा उनको फ्रेश लोन सैंक्शन करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू वुमेन। ऑप्शन बी, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ रूरल पीपल। ऑप्शन सी, बिल्डिंग कम्युनिटी बैंक पार्टनरशिप। ऑप्शन डी, एनेबलिंग क्रेडिट एक्सेस टू रूरल। तो आपको पता है कि सारा का सारा जो भी हमारा केस स्टडी, जो भी हमारा पैराग्राफ था वो क्रेडिट एक्सेस पे बेस्ड था। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, एनेबलिंग क्रेडिट एक्सेस फॉर द रूरल पुअर। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला प्रैक्टिस सैंपल पेपर था वो खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।